हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं एजेंट ऑफ डीके या एजेंट ऑफ डिट्रीरियोरेशन। वो क्या क्या एजेंट्स हैं जिनकी वजह से घरों में प्रॉब्लम आती है या जिनके वजह से घरों में जो भी हमारे प्रकार की दिक्कतें आती हैं, टूट फूट होती है, जिनके वजह से हमको मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो क्या क्या रीज़न है, ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं। ठीक है, उन एजेंट्स के बारे में आज हमको स्टडी करना है। ठीक, तो 1 बाय 1 हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आता है कि प्रिजर्वेशन क्या होता है। प्रिजर्वेशन मतलब किसी भी चीज़ को साफ रखना, किसी भी चीज़ को साफ सुरक्षित रखना, जिस कंडीशन में वो पहले था उसी कंडीशन में वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा प्रिजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है कि उसमें जिस भी तरीके से वो पहले कंडीशन में था उसी कंडीशन में हम उसको रखते हैं। अब देखिए एक अगला आता है कंजर्वेशन क्या होता है। तो कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन एक फिजिकल टर्म है, ठीक है ना, ये फिजिकल टर्म है, लेकिन आप इसको प्रिजर्वेशन नहीं ले सकते। कंजर्वेशन जो है ये इन्वायरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कंजर्वेशन मतलब क्या है? जो भी आपका वेजिटेशन है, जो भी आपका इन्वायरमेंटल चीज़ है, जो भी आपके लाइफ है, उसको बचा के रखना, उसको एक्सटेंड करना, वो आपका क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। अब देखिए जो मेन पॉइंट्स हम वो पढ़ेंगे कि क्या क्या वो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बिल्डिंग में दिक्कतें आती हैं, जिनके वजह से कॉज होते हैं, जिनकी वजह से हमारे बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम आती है। तो ये कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि आपका हो गया फिजिकल, हो गया केमिकल, हो गया बायोलॉजिकल, हो गया इम्प्रॉपर, हो गया अनऑथोराइज, हो गया, ठीक है, कंसेप्ट हो गया, नेचुरल कैलामिटी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आता है रिस्की हैंडल हो गया। अभी हम इसको 1 बाय 1 अच्छे से भी पढ़ेंगे। इंटरनल काज जो होते हैं वो दो तरीके हो सकते हैं। पहला क्या है? पुअर क्वालिटी या पेपर और मटेरियल यूज, और दूसरा क्या है? द केमिकल यूज फॉर प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग। ठीक है, अब बात आती है फिजिकल एजेंट की। तो फिजिकल ऐसे कौन कौन से एजेंट होते हैं जो हमारे बिल्डिंग को इफेक्ट पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारा टेम्परेचर होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, लाइट होता है, साउंड हो गया और मैग्नेटिज्म हो गया। ठीक है ना, मैग्नेटिज्म माने क्या हो गया? चुंबकत्व भी हमारे घरों को क्या कहलाता है? काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अगर घर के लिए हम एक नॉर्मल टेम्परेचर माने तो, और ह्यूमिडिटी जो होना चाहिए, वो ह्यूमिडिटी हमारा 45 टू 50% होना चाहिए। घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, तब जाके हमारा घर नहीं खराब होगा। एयर कंडीशनिंग जो होना चाहिए वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि घर का टेम्परेचर अंदर से क्या रहेगा? बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो तो उसके लिए हमें क्या लगाना चाहिए? उसके लिए हमें डी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, या फिर सिलिका जेल का प्रयोग करना चाहिए। वो क्या करता है? सिलिका जेल जो भी हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हमारे जो भी स्पेस है उसमें जो भी मॉइस्चर अवेलेबल आता है, उस मॉइस्चर को क्या करता है? वो सक कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और अगर हम आगे बात करते हैं डी की, तो आजकल के जितने भी एयर कंडीशन होते हैं उन सब में क्या आता है? उन सब में डी आता है, जो ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर जो रहता है, मॉइस्चर को कैच कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्या बता रहा है? अगला बता रहा है कि सन फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए, लेड बल्ब का प्रयोग करना चाहिए, एसीटेट फॉयल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, टू कंट्रोल द पावरफुल रेडिएंट लाइट एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट की एनर्जी जो है वो घर में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सन फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सूर्य के किरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, लेड बल्ब जो होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो लाइट का लेवल है उसको 50 लक्स से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद आता है जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ें हैं, मतलब जैसे चेयर हो गया, कुर्सी हो गया, डेकोरेशन आइटम हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों को बहुत हैंडल से केयर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये टूट चले जाते समय या फिर इनमें कोई दिक्कत है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे तरीके की चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब आते हैं केमिकल एजेंट पे। केमिकल एजेंट में क्या क्या दिक्कत है? देखिए होती है। दूसरा आता है इंटरनल एसिडिटी या पेपर एडिंग।
अगर किसी घर में पेपर है, इंक है, तो वो क्या होता है, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी होती है और उनकी जो गैस है वो फैलती है। नेक्स्ट हमारा आता है एयर पोल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। जैसा कि आप जानते हैं इन्वायरमेंट में बहुत सारा एयर पोल्यूशन है और बहुत सारा एटमॉस्फेरिक गैस भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, ये हमारे बिल्डिंग पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ केमिकल एजेंट्स के बारे में। कुछ केमिकल एजेंट्स जैसे पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें, पॉल्यूटेंट्स मतलब जो पोल्यूशन फैलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप डस्ट देख सकते हैं, स्मोक देख सकते हैं, कोक डस्ट हो गया, फ्लाई एश हो गया, साल्ट पार्टिकल हो गया, कैल्शियम हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, क्लोराइड हो गया, सॉलिड ऑक्साइड हो गया, ठीक है, सूट तार हो गया, गैसेस हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और बहुत सारे ऐसे गैस हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। और वो गैस क्या करते हैं, वो गैस हमारे हाउस को किसी न किसी तरीके से इफेक्ट पहुंचाते हैं, ठीक है। ये जितने भी गैसेस हैं ये दो तरीके से इफेक्ट पहुंचाते हैं, या तो ये एसिड के फॉर्म में इफेक्ट पहुंचाते हैं और या तो ये अल्केनिटी के फॉर्म में पहुंचाते हैं। तो अगर ये एसिड के फॉर्म में इफेक्ट पहुंचा रहे हैं तो इसके लिए हमें डी एसिडिफायर का प्रयोग करना चाहिए, और अल्केनिटी के लिए पहुंचा रहे हैं तो हमें डी अल्केनिटी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने क्या किया था, एक इन्होंने रिसर्च किया था 250 से 250 से 300 साल का जो एज होता है वो लाइफ जो पेपर हमारा होता है, पेपर मटेरियल जो हमारा होता है वो 250 से 300 साल तक का तो बायोलॉजिकल एजेंट जो होते हैं, जो भी आपके बायोलॉजिकल एजेंट मौजूद हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, फंगी हो गया, अलगी हो गया, आप अक्सर घरों में देखते हैं जहाँ पे भी मॉइस्चर होता है या जहाँ पे भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। अब ये दो तरीके से होते हैं, पहला होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा मैक्रो। मैक्रो में वो चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं, जैसे सिल्वर फिश हो गया, बुक वार्म हो गया, कॉकरोच हो गया, जो टर्माइट्स होते हैं, सफ़ेद वाली चींटी होती है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको दिखती नहीं, जैसे आपका फंगाई हो गया, ठीक है ना, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। अब देखिए कुछ केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं और उनके जो प्रिवेंशन में, जैसे डी एसिडिफिकेशन का काम आप कैसे करेंगे। डी एसिडिफिकेशन का काम क्या होता है, जो भी एसिडिक इफेक्ट है उसको क्या करता है, ये उसको कम कर देता है। इसको कम कैसे किया जाता है, अल्कनाइन बफर द्वारा, ठीक है। अल्कनाइन बफर होता है, ठीक है, एक बफर सोल्यूशन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अल्काइल होता है, अल्काइल बफर सोल्यूशन से इसको ख़त्म किया जाता है। और देखिए फ्यूमिगेशन क्या होता है, फ्यूमिगेशन एक मेथड होता है जो कि हमारे घर में पेस्टिसाइड होते हैं या जो भी हमारे घर में गंदगी होती है और जो हमको दिखती नहीं है ये उसको ख़त्म करता है, ठीक है। इसके लिए भी बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, जैसे DDT हो गया, पैराडाइक्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है, और प्राइथियम हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या करने चाहिए, ये सब कुछ समय पे अगर आप स्प्रे करवाते हैं तो घरों में जो अनवांटेड इंसेक्ट्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं वो नहीं लगेंगी, ठीक है ना। अब देखिए इनका रेशियो बता दिया, इसको 1:1 के रेशियो में या फिर पानी के साथ 1:6 के रेशियो में यूज़ करना चाहिए। अब देखिए जितने भी वुडन रिसोर्ट ऑयल से उनको क्या करना चाहिए, उनकी कोटिंग करनी चाहिए और प्रॉपर 6 महीने या 1 साल में उनकी कोटिंग करनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है उनका लेयर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आ गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरीके से इसमें बताया है, एक तो आपका फंगस बताया है, दूसरा मिल्ड्यू एंड मोल्ड बताया है, ठीक है। अब देखिए मटेरियल हेल्डिंग के बारे में बता रहा है, जैसे कि हमने आपको बताया है ना, स्टोरेज सिस्टम हो गया, एग्जीबिशन हो गया और ट्रांसपोर्टेशन हो गया और फोटो कॉपिंग हो गया। तो अगर आप एक सामान को कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें उसको मटेरियल हैंडलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। माने आप मटेरियल को एक से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, वो क्या है, आपका मटेरियल हैंडलिंग है। तो इसको ले जाने में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा और काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, ठीक है। किसी की चीज़ के बारे में बता रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अलग अलग चीज़ें बता दी, जैसे आपके घरों में क्या है, आपके घरों में CD रूम अवेलेबल है, डिस्क अवेलेबल है, माइक्रोफिल्म अवेलेबल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
तो इनका ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सही तरीके से करना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंशन मेजर के लिए देखें कि चोर आपके घर में चोर उचक्के और ये सारी चीज़ें ना आए, तो इनके लिए आपको टीवी सर्किट, मॉनिटर, कैमराज, ये सारी चीज़ें आपको दरवाजे में लगाना चाहिए। सिक्योरिटी सिस्टम को डिप्लॉय करना चाहिए, जो कि लाइब्रेरी का एंट्रेंस है या फिर जो आपके घर का गेट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गेट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। देखिए फायर की बात आती है तो फायर के लिए क्या क्या सिस्टम यूज करना चाहिए। फायर के लिए आपका जो फायर अलार्म सिस्टम आता है उसको इंस्टॉल करना चाहिए। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल करना चाहिए। जो फायर एग्जिस्टिंग गैस होता है उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर गैस होता है तो उसका देता है, ठीक है। अब कुछ नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं, जैसे फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो ये तो आपको है नहीं, इनसे निपटना क्या है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसके आने पर हम अपने आप को हल्का फुल्का प्रिपेयर कर सकते हैं और कुछ सावधानियां बरत के हम इससे काफ़ी हद तक हम इससे क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात आती है इन्वायरमेंट की, तो हम आपको जैसा बताएं कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद रहती हैं, तो बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स अवेलेबल रहते हैं जो कि हम लोग को क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बता दिया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, ठीक है। ये जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर आप या फिर वाटर वेपर का कितना परसेंट मॉइस्ट वाटर में, मतलब हमारा जो हवा है, हवा में हमारे कितने ज़्यादा मॉइस्चर है, ये आपका क्या बताता है, ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है, ठीक है ना। ये आपका क्या बताता है, वाटर वेपर का और मॉइस्चर का रेशियो बताता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ और चीज़ों के बारे में कह रहा है, आगे आ जाते हैं। देखिए टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में इसने बता दिया कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए। तो ये इतना डीप आपको नहीं पढ़ना है, हालांकि पीपीटी में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए इफेक्ट का टेम्परेचर का इफेक्ट क्या बता रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अगर घर में ज़्यादा होता है, कम होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, घरों में जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो या तो कॉन्ट्रैक्शन होंगे या तो आपके इनलार्ज होने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होता है, बार बार ये रिपीटेटिव प्रोसेस होता है तो उसके अंदर फटीग आ जाता है। घर में होते हैं ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपके घर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम आपको बताएं कि काफ़ी पहले कि उसके लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे ऐसे मार्केट में स्प्रे आते हैं जिनका स्प्रे किया जाता है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो 55 से लेकर 65% तक होना चाहिए, ठीक है। 65% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 65% 70% से ज़्यादा हो गया तो आपके घर में बायोलॉजिकल अटैक आ जाएगा। बायोलॉजिकल अटैक मतलब कीड़े और इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे ड्यू टू मॉइस्चर, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रकार की दिक्कतें होती हैं। और देखते हैं इसमें आपकी काम लाई जाती है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें आगे और हम देखते हैं कि क्या इसमें और काम की चीज़ें, फिलहाल तो काम की चीज़ें नहीं बताया जाएगा, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक एंड पार्टिकुलेट पोल्यूशन के बारे में देखिए, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कण हैं जो क्या है, जो हमको दिखते नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, हमारे घर को, हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पोल्यूशन से दूर करने के लिए जो हमारे घर होते हैं, घरों के बाहरी लेयर पे हम क्या करना चाहिए, घरों के बाहरी लेयर पे अच्छे से कोटिंग करवाना चाहिए। अब इसी तरह अगर हम गैसियस पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो जैसे आप जानते हैं बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों में क्या है, चिमनीज होती हैं, चिमनीज के थ्रू बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है जिनमें केमिकल्स होते हैं और बहुत सारे गैसेस होते हैं। अब ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं आपके, वो गैस के फॉर्म में, जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, आपकी चिमनी से निकल के एयर में मिक्स हो जाते हैं। एयर में मिक्स होने के बाद क्या करते हैं, ये हो जाते हैं और साथ ही साथ
हमारे जो हाउस हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ओजोन के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, ओजोन क्या है, एक ऐसा मैटर है जो कि सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बर्बाद कर देता है। ठीक है ना। अब देखिए कुछ और भी रीजन है, जैसे आपका स्मोकिंग हो गया, कुकिंग हो गया, इन सब से भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशंस निकलते हैं। देखिए सेलुलोज नाइट्रोट की फिल्म हो गई, पेंट फिनिश हो गया, रिटार्डर हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज ये सब भी पोल्यूशन करते हैं। ठीक है ना। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी जो जलता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे जैसे गंदगी कहीं फेंकी जा रही है, इंसर्नेशन पे जो जलाया जा रहा है कचरा, इससे भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब देखिए पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के बारे में बता दिया। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, साइड में 0.5 mm या 0.2 mm होते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए जो आपके सूट्स होते हैं, डर्ट हो गए, डस्ट एब्रेड हो गए हैं, सॉयल्स में के जो डस्ट होते हैं, एयर में जो डस्ट अवेलेबल हैं, केमिकल डस्ट अवेलेबल है। ठीक है ना। तो ये सारे डस्ट क्या हैं, एट द टाइम ऑफ विंड, हवा के साथ ही क्या होते हैं, ये सारे ट्रांसपोर्ट होकर घर में चले जाते हैं। अब बहुत सारे हमारे पास देखिए इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज़ भी क्या करती हैं, बहुत सारे तरीके का पोल्यूशंस निकालती हैं। जैसे अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, वुड इंडस्ट्री की बात कर लें, ठीक है, और फाइबर इंडस्ट्री की बात कर लें, और आपका बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री भी हैं जो आपका जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, वो भी क्या करती है, बहुत ज़्यादा पानी हो गया, पेंट हो गया, बहुत ज़्यादा मटेरियल्स हो गया, वो सब क्या करती हैं, डस्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उनसे भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है। ठीक है। अब देखिए लाइट का आ गया, जैसे आप जानते हैं नुकसान करते हैं, उसमें से खास करके जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, हम इंसानों के लिए भी और हमारे घरों के लिए भी। ठीक है। अब देखिए हमको किस तरह के लाइट का प्रयोग करना चाहिए, तो हमको इनकैंडेसेंट लैम्प का प्रयोग करना चाहिए। ये क्या है, इनमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें काफ़ी ज़्यादा कम रेडिएशंस होते हैं। ठीक है, और इनमें काफ़ी कम दिक्कत होता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट लैम्प का भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये ग्रीन कलर के या जुगनू कलर के चलते हैं, और इनमें भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम रेडिएशन होता है। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं मेजरिंग लाइट और यूवी लेवल के बारे में। ठीक है, तो लाइट को जो हम मेजरमेंट करते हैं वो लक्स में करते हैं, और यूवी का जो हम रेडिएशन करते हैं इसका हम 400 इसको हम नैनोमीटर में मेज़र करते हैं। तो जो 400 नैनोमीटर तक का होता है, इससे हमको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है। अब रिकमेंडेड लाइट लेवल क्या है, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, ये 200 से 300 लक्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मैक्सिमम में। अब देखिए जैसे स्टोरेज एरिया हो गया, स्टैक हो गया, अगर दुकान साफ वाफ हो गया, फिर जहाँ पे स्टोरेज किया जाता है वहाँ पे 50 से लेकर 200 लक्स का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हीट की वजह से जो सब्जियों में मॉइस्चर है या फिर जो कोल्ड स्टोर में मॉइस्चर है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो अल्ट्रा वायलेट का एमिशन होना चाहिए और 75 माइक्रोवाट पर ल्यूमन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत होगा। हाँ, अब अगला बात आता है कि घरों से गंदगियों को कैसे निकाला जाए। तो देखिए हमको क्या करना चाहिए, हमको वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करना चाहिए। आजकल मार्केट में ऐसे वैक्यूम क्लीनर आ गए हैं कि जो छोटे से छोटे पार्टिकुलेट मैटर को भी क्या करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब वो उसको क्या करते हैं, सक कर लेते हैं और एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आप उनको कहीं भी डंप कर सकते हैं। ठीक है। और देखते हैं आप काम कैसे सिखाओ। अब देखिए घरों में जैसे बहुत सारे प्रकार के इंसेक्ट्स लग जाते हैं, जैसे काकरोच हो गया, सिल्वर फिश हो गया, बुक आइस हो गया, मतलब बुक के ऊपर दहिया लग जाना हो गया, बीटल्स हो गया, टर्माइट हो गया। तो इन चीज़ के लिए क्या किया जाए, तो इन चीज़ों के लिए बहुत सारे तरीके के केमिकल्स आते हैं जो कि आप अपने पेंट में लगा सकते हैं, या घरों में क्या होता है,
घरों में आप ड्रिल करके उसको भरवा सकते हैं, घरों में ड्रिल करके भरवा सकते हैं। और कमरे जो हैं वो 1-2 दिन के लिए आप क्या करिए, 1-2 दिन के लिए आप बंद कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, उसकी महक आपके पूरे कमरे में फैल जाएगी, जिसके बाद जो इंसेक्ट्स हैं वो इंसेक्ट खुद ब खुद मर जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में भी इसमें मेंशन कर दिया है। अब जैसे आप जानते हैं कि आपके घरों में जो चूहे रहते हैं वो क्या करते हैं, बुक्स हो गए हैं, आपके बुक को बर्बाद कर देते हैं, फर्नीचर को बर्बाद कर देते हैं, कहीं पे भी अपना वेस्ट निकाल के घर को गंदा कर देते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या करना चाहिए, इनके लिए बहुत सारे तरीके के रेड किल और रेड किलिंग एजेंट आते हैं जिनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे मटेरियल का हमको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। अब देखिए, अब आगे बोल रहा है इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट को इम्प्रूविंग करने के लिए बोल रहा है। तो भाई ये तो उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतनी कंपनियाँ हैं, इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपना गैस तो भाई वो अपना छोड़ ही रही हैं और इन्वायरमेंट को गंदा कर ही रही हैं। तो ठीक है, जितना हम अगर बच पा रहे हैं वो ज़्यादा बेस्ट है। अब देखिए, बोल रहा है घरों में वायरिंग के लिए, तो बोल रहा है कि HVAC का घर में इंस्टॉलेशन करिए। ठीक है ना, हाई वोल्ट अल्टरनेटिव करंट वो बताता है। ठीक है, और ELAC का घर में प्रयोग कर दिए, अर्थ लीकेज अल्टरनेटिव करंट का प्रयोग करिए, MCB का घरों में प्रयोग करिए। इससे क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा आपके सेफ रहेंगे। ठीक है, अब देखिए HV सिस्टम के बारे में यहाँ टोटल बता दिया। HV सिस्टम क्या होता है, हाउस कीपिंग के लिए क्या बता दिया। देखिए, आपके हाउस को क्या करना चाहिए, डेली क्लीन करना चाहिए, हाउसेस को सुबह शाम क्लीन करना चाहिए। जो भी फंगाई हैं, इंसेक्ट्स हैं, पेट्स जो लगे हैं उनको साफ़ करना चाहिए। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से एग्जामिन करना चाहिए। और जब हमको घर साफ़ करते समय किसी न किसी एक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पेस्टिसाइड क्या होता है, वो पानी के साथ मिलकर पेस्टिसाइड इन सारी चीज़ों को साफ कर देता है, क्लीन कर देता है। ठीक है, अब देखिए, हमको रूफ़ को क्लीन करना चाहिए। हमको अगर पॉसिबल है तो हम अपने वॉल्स को क्लीन कर दें। जो भी हमारे घर में ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, हम उस ऑपरेटर्स को अगर पॉसिबल है तो क्लीन कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से ये ख़त्म होता है। 96 पेज का PPT था, लेकिन इसमें जो आपके काम का है वो लगभग आपके काम